हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। आज हम एक नया और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं ना, उनके जो सिलेबस नए में इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है, उनके सबसे पहले यही टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि एक बार जो इसके इंट्रोडक्शन, फीचर्स और स्ट्रक्चर वाली क्लासेस है ना, वो आप ज़रूर देखिए, फिर इस क्लास को देखिए। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में 1947 से 1990 तक इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाए, उन्हें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कहते हैं। ठीक है, इस पीरियड को प्री रिफॉर्म पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। अब देखते हैं कि 1947 में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तब हमें ब्रिटिश रूल से एक वीक और बिल्कुल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मिली थी। इसका मतलब क्या है? लोगों की इनकम बहुत कम थी, गरीबी और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रीज कम थी और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और एग्रीकल्चर बहुत पुराने तरीके से होती थी, इसलिए प्रोडक्शन में भी कम था, प्रोडक्शन भी कम था। जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वीक थे। इंडिया काफ़ी हद तक इम्पोर्ट्स पर ही डिपेंड करता था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था। तो उनका फोकस अपने देश का डेवलपमेंट करना था। उनका मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को अंडर डेवलपमेंट ही रहें, और अपना जो फोकस उनका था अपने देश पर का था कि उसको डेवलपमेंट करना है उसका। तो इसलिए इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और हमारी इकोनॉमी पिछड़ गई। ठीक है, अब सवाल ये है कि डेवलपमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ऑब्वियस है, ज़रूरत तो थी। ठीक है, गवर्नमेंट के सामने कई बड़े चैलेंजेस थे तब। गरीबी कम करनी थी, रोज़गार बढ़ाना था, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी थी, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना था, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना था और देश का ओवरऑल डेवलपमेंट करना था। ज़रूरी था, है ना। इसलिए इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया। ठीक है, तब इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से प्लान बनाना कि देश के रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, किस सेक्टर को कितनी प्रायोरिटी देनी है और डेवलपमेंट का टारगेट कैसे अचीव करना है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए आप। अगर आपको घर बनाना है तो बिना प्लानिंग के तो घर बनाएंगे नहीं हम। ठीक है, हम पहले प्लान करेंगे, उसका एक बजट तैयार करेंगे, फिर मटेरियल डिसाइड होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल इसी तरह इंडिया ने भी डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग का रास्ता चुना। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1947 के बाद इंडिया ने प्लान डेवलपमेंट का मॉडल अडॉप्ट किया ताकि देश को एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट और डेवलप इकोनॉमी बनाया जा सके। अब आगे इसके जो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है और इंडिया ने इसे क्यों अडॉप्ट किया, ये समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग का सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट पहले से ही प्लान बनाती है कि देश के लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, किस सेक्टर को कितनी प्रायोरिटी देनी है और डेवलपमेंट के गोल्स कैसे अचीव करने हैं। ठीक है, फिर से एक सिंपल सी एग्जांपल, जैसे अगर एक फैमिली का मंथली बजट 30,000 है तो वो पहले डिसाइड करती है कि कितना पैसा खाने, पढ़ाई, घर के खर्च और सेविंग पर लगेगा। इसी तरह गवर्नमेंट ने भी पूरा देश के रिसोर्सेज का प्लानिंग करती है। इसी प्रोसेस को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों अडॉप्ट की, अब ये देखिए। 1947 में इंडिया एक पुअर और अंडर डेवलप इकोनॉमी था। देश में गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी थी, कम इनकम और बैकवर्ड एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर बिना प्लानिंग के काम किया गया तो रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, इसलिए प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया।
ताकि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पॉवर्टी कम हो, सोशल जस्टिस मिले, इंडिया सेल्फ रिलायंट बने। ठीक है। प्लानिंग कमीशन 1950। अब सवाल आते हैं कि प्लानिंग का काम कौन करता था। इसके लिए 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाया गया। इसका मेन काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज को डिसाइड करना और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में एडवाइस देना। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले चेयरमैन थे। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। अब है 5 ईयर प्लान्स। इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम अडॉप्ट किया। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 में शुरू हुआ। हर प्लान के अलग अलग ऑब्जेक्टिव और टारगेट होते थे, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। ठीक है। 1990 तक इंडिया में 7 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है। ये भी हम एक अलग से क्लास होगी जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग के। इकोनॉमिक प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव थे इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस मतलब इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इस प्रोसेस को एक लाइन में याद रखिए। अब रिसोर्सेज, प्लानिंग, डेवलपमेंट, यानी पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनके लिए प्लानिंग की जाती है और उसके बाद डेवलपमेंट अचीव किया जाता है। ठीक है। अब छोटी सी एग्जाम टिप भी ले लीजिए। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं होता, बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है। कि और इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों चूज़ किया। अब ये देख लीजिए। अब तक हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को समझ लिया। ठीक है। अब सवाल आता है कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है और इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों चूज़ किया। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है। और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमी मेनली 3 टाइप्स की होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, यहाँ गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसमें मार्केट में डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा। अब इसकी एग्जांपल अमेरिका और यूके को कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के एग्जांपल के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है। ठीक है। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर और इक्वलिटी होता है, प्रॉफिट नहीं होता। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा और कितना प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल है फॉर्मर यूएसएसआर और पुराने समय का चाइना। ठीक है। अब आगे बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ये सब हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है और तब मैंने आपको बोला भी था कि ये आगे वाली हर क्लास में हमें काम आएगा। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे रेलवेज, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट के पास होते हैं, जबकि मोबाइल कंपनीज, होटल और आईटी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। यानी यहाँ गवर्नमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल बनाती है और प्राइवेट सेक्टर भी। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों चूज़ किया। ठीक है। इसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न थे। इंडिया कैपिटलिस्टिक सिस्टम के एफिशिएंसी और इनोवेशन का बेनिफिट लेना चाहता था, साथ ही सोशलिस्ट सिस्टम की सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को भी मेंटेन करना चाहता था।
गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकना चाहती थी, ठीक है, और देश का बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करना था। इसलिए इंडिया ने दोनों सिस्टम की जो बेस्ट पार्ट थे उनको देखते हुए कि मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अडॉप्ट किया कि हमें दोनों ही चाहिए, ठीक है। अब इसका एक एग्ज़ाम ट्रिक है आपको कंपैरिजन बनाते याद रखने के लिए कि कैपिटलिज्म इज इक्वल टू प्रॉफिट और सोशलिज्म इज इक्वल टू वेलफेयर, मिक्स्ड इकोनॉमी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस वेलफेयर। होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, है ना। ये जो वन लाइन ट्रिक जो हमने लास्ट में दी ना, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है, ठीक है, बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो अब क्या देखा हमने, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को इसलिए अडॉप्ट किया ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और सोशल जस्टिस भी मिले, ठीक है। तो आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल या फिर एम, है ना, यानी गवर्नमेंट प्लानिंग करके क्या अचीव करना चाहती है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन एम था देश का ओवरऑल डेवलपमेंट और लोगों की लाइफ को बेटर बनाना, ठीक है। अब एक एक ऑब्जेक्टिव को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, क्विकली। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है देश में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन और नेशनल इनकम को बढ़ाना। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। अब एग्जाम्पल से देखिए, अगर पहले 1000 ट्रैक्टर बनते थे और अब 5000 बनने लगे तो प्रोडक्शन बढ़ गई, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। इसमें मशीन्स, बेटर एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखिए, जो बैल होते थे उनसे खेती करने की जगह ट्रैक्टर और मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करना, यही मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, थर्ड ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है आत्मनिर्भरता। इसका मतलब है कि इंडिया अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम से कम डिपेंड करे, हम अपने देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और इंपोर्ट कम करें। इसके एग्जांपल देखिए, अगर हम मोबाइल फ़ोन्स या फर्टिलाइज़र खुद बनाना शुरू कर दें तो इंपोर्ट कम होंगे और हमारी कंट्री जो है सेल्फ रिलायंस होगी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है इक्विटी, सोशल जस्टिस, ठीक है। इक्विटी का मतलब है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को कम करना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। गवर्नमेंट चाहती थी कि डेवलपमेंट का बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को नहीं बल्कि पुअर लोगों को भी मिले, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव हमारा फिफ्थ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट का एम था कि नए इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी जा सकें। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम होगी, कॉमन सी बात है ये तो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी रिडक्शन, आखिरी ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट चाहती थी कि गरीब लोगों की इनकम बढ़े, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो और देश से पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो। अब इन 6 ऑब्जेक्टिव्स को याद कैसे रखना है? GMSEEP, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का पर्पस सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं था बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट और बेटर करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंश्योर करना था। अब आगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं। 1948 के बाद 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट थी।
ठीक है, इसलिए इसे मांगा करता ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इस पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, रीजनल इम्बैलेंस कम करना, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना। IPR 1956 ने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। शेड्यूल ए सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज चलाती थी, एग्जाम्पल रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी। शेड्यूल बी गवर्नमेंट का मेजर रोल था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल स्टील और माइनिंग। अब थर्ड, बाकी सब इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी, एग्जाम्पल टेक्सटाइल, शुगर, पेपर और सीमेंट। इस पॉलिसी के मेन फीचर्स थे, पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई, हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट किया गया, प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया। और अचीवमेंट क्या थी? हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, पब्लिक सेक्टर एक्सपैंड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ। और अब इसकी लिमिटेशंस देखो, लाइसेंस राज बढ़ गया, ब्यूरोक्रेसी बढ़ी, पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी कम रही। अब एक ट्रिक देखिए, जैसे हम हर स्लाइड के एंड में आपको एक ट्रिक देते हैं। IPR 1956 इज इक्वल टू पब्लिक सेक्टर प्लस हैवी इंडस्ट्री प्लस मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आगे हम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी SSI शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। SSI वो इंडस्ट्रीज हैं जो कम इन्वेस्टमेंट, कम मशीन्स और कम वर्कर्स के साथ काम करती हैं, जैसे हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, पॉटरी और फर्नीचर मेकिंग। गवर्नमेंट ने SSI को प्रमोट क्यों किया? ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, कम इन्वेस्टमेंट में इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ का डेवलपमेंट करने के लिए, लोकल रिसोर्सेज और लोकल स्किल का यूज़ करने के लिए, इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट दिया? गवर्नमेंट ने SSI को बैंक लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, सब्सिडीज़ और टैक्स बेनिफिट दिए, रॉ मटेरियल और ट्रेनिंग प्रोवाइड की, मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया। प्रॉब्लम्स क्या थी अब इसमें SSI की? ठीक है, कुछ सेक्टर्स को इसकी प्रॉब्लम भी आई, जैसे फाइनेंस की कमी, पुरानी टेक्नोलॉजी, बड़ी इंडस्ट्रीज से कंपटीशन, मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें क्या देखा? इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, रीजनल डेवलपमेंट और पॉवर्टी कम करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। ठीक है, सॉरी। अब अगले में हम समझते हैं कि बात करेंगे रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। 1947 के बाद इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, पुरानी टेक्नोलॉजी, मॉनसून पर डिपेंडेंस और छोटी लैंड होल्डिंग्स। इसीलिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था। एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या है? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जिसे लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, वो शुरू किए। इसके मेन स्टेप्स थे, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया, लैंड सीलिंग लगाई गई ताकि एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन ना हो। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की गई, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह जोड़ा गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज किया गया। इन रिफॉर्म्स का एम था फार्मर्स की कंडीशन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई। इसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ किया गया।
जैसे HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर और मशीन्स। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया और इंडिया फूड ग्रेन्स में काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट बन गया। तो अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे जो थे, लेकिन ग्रीन लेवल कुछ ड्रॉबैक्स थे इसका फ़ायदा सभी स्टेट्स और फार्मर्स को बराबर नहीं मिला। छोटे फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अफोर्ड करना मुश्किल था। केमिकल्स के ज़्यादा यूज़ से एनवायरनमेंट पर भी बुरा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो अब इसीलिए हम कह सकते हैं कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडियन एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग तो बनाया और देश की फूड सिक्योरिटी में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। ठीक है, तो हम आगे अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। इसको समझते हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब है दूसरे देशों के साथ गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का मेन फोकस सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता पर था। इसलिए इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी को अब अडॉप्ट किया था। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है ये समझो। इसका सिंपल मतलब है जो गुड्स हम पहले दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे उन्हें अपने देश में ही प्रोड्यूस करना। इससे इंपोर्ट्स कम होंगे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? इंपोर्टेड गुड्स पर हाई टैरिफ्स इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है ना, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन और सपोर्ट दिया गया, पब्लिक सेक्टर को भी प्रमोट किया गया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखिए। इस स्ट्रेटेजी से डोमेस्टिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई, इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ बढ़ा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हुई। तो अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे वो भी देख लेते हैं। लेकिन इसके जो लिमिटेशंस थी वो थी कंपटीशन कम हो गया, गुड्स की क्वालिटी पर भी असर पड़ा और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, लाइसेंस राज और ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी ने शुरुआती दौर में मतलब स्टार्टिंग में इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और सेल्फ रिलायंस बढ़ाई। लेकिन बाद में इसी स्ट्रेटेजी की लिमिटेशंस की वजह से 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के कुछ अचीवमेंट और लिमिटेशंस देखते हैं। इनको अब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990 का ओवरऑल असेसमेंट देखते हैं। अचीवमेंट देखिए, 1947 से 1990 के बीच इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डेवलप हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा, पब्लिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुई। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे वो भी देख लो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड स्लो थी जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा गया। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। लाइसेंस राज की वजह से इंडस्ट्रीज़ को बहुत रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा। पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी भी कम थी। फॉरेन ट्रेड और कंपटीशन भी लिमिटेड थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1947 से 1990 की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ने इंडिया की इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। लेकिन कुछ वीकनेसेस की वजह से 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब इसकी एक एग्ज़ाम टिप देते हैं आपको। 1947 to 1990 इज इक्वल टू प्लानिंग प्लस मिक्स्ड इकोनॉमी प्लस पब्लिक सेक्टर प्लस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अब हम इसका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन और कंक्लूजन देखते हैं कि आज हमने क्या देखा पूरी क्लास में, रिवाइज कर लेते हैं। अब इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं कि 1947 से 1990 का पीरियड इंडिया के लिए डेवलपमेंट प्लानिंग पीरियड था। इस दौरान इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रेरियन रिफॉर्म्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया। इस पीरियड की मेजर अचीवमेंट्स क्या थी उस पर बात करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड प्रोडक्शन बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ, इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी रही। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी, पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बनी रही, लाइसेंस राज की वजह से इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, कंपटीशन और एफिशिएंसी कम थी। तो हम किस फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे हैं अब वो देखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1947 से 1990 का पीरियड इंडियन इकोनॉमी की फाउंडेशन बनने का पीरियड था। इस पीरियड ने डेवलपमेंट की स्ट्रॉन्ग बेस दी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो आज के लिए हम एक थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम रिवीजन के लिए एक वन लाइन में शॉर्ट्स में इस क्लास को बताते हैं। 1947 to 1990 इज इक्वल टू प्लानिंग प्लस मिक्स्ड इकोनॉमी प्लस पब्लिक सेक्टर प्लस सेल्फ रिलायंस प्लस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, और बीच में जो भी मैं थोड़ा मतलब हो रही थी तो उसके लिए फंबल हो रहा था, तो उसके लिए सॉरी। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो, है ना। तो बहुत डिटेल में है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं आपको। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।